AF86 हिंदी। लियोनेल ने सावधानी से बाहर की ओर कदम बढ़ाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चाहे उसने अपनी नजरें या अपनी आंतरिक दृष्टि कितनी भी घुमाई, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जहां तक उसे समझ आ रहा था, वहां वास्तव में एक ही चौड़ी सड़क थी जो उस खूबसूरत नीले तारे की ओर जा रही थी, जिसके चारों ओर घूमती चांदी का एक पिंजरा था। डायसन स्फीयर एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लियोनेल ने सिर्फ विज्ञान कथा उपन्यासों में ही पढ़ा था। यहां तक कि 25वीं सदी की पृथ्वी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। कार्दाशेव नामक एक वैज्ञानिक के अनुसार सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा संसाधनों के आधार पर शक्ति के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। निम्नतम प्रकार आय स्तर पर एक सभ्यता नाभिकीय समलन तारों की ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हो सकती है। इस तर्क के अनुसार 21वीं सदी की पृथ्वी अभी तक प्रकार आय नहीं थी, क्योंकि यह केवल अपेक्षाकृत कम कुशल नाभिकीय विखंडन का ही उपयोग कर सकती थी। टाइप आई स्तर से आगे कहीं ज्यादा विशाल टाइप 2 था, और यहीं पर डायसन स्फीयर की भूमिका आई। ऐसी सभ्यता उस पिंजरे की मदद से अपने तारे या तारों की ऊर्जा का दोहन कर सकेगी जिसे लियोनेल अभी देख रहा था। डायसन स्फीयर एक गोलाकार पिंजरा था जो किसी पूरे तारे के चारों ओर लपेटकर उसकी ऊर्जा एकत्रित कर सकता था। यह डायसन स्फीयर कई चांदी के छल्लों से बना था जो किसी ग्रह के छल्लों की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। यह सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। बेशक 25वीं सदी में जन्मे एक युवा के रूप में, जो मेटामॉर्फोसिस को देखने के लिए पर्याप्त उम्र का था, लियोनेल अब जानता था कि हालांकि कार्दाशेव के विचार काफी अच्छे थे, लेकिन वे अंततः गलत थे, क्योंकि उसके पास आयामों के विकास के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। पृथ्वी को कभी भी टाइप आई से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और साथ ही आयामों के माध्यम से आगे बढ़ने वाले तारों की निरंतर बढ़ती ताकत को देखते हुए टाइप 2 से आगे टाइप 3 सभ्यताओं की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य ये था कि चौथे आयाम के तारे की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम विश्व संभवतः टाइप ए वी या पृथ्वी द्वारा कल्पित सभ्यताओं से भी अधिक शक्तिशाली होगा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। इससे लियोनेल के स्तब्ध होने की एक सटीक तस्वीर उभर कर आई। आखिरकार वह कुछ ऐसा देख रहा था जो उसने सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों और फिल्मों में ही अपने सामने देखा था। लेकिन इससे ये समझ नहीं आया कि उसके रोंगटे क्यों खड़े हो गए थे, या अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते समय उसका पैर आधे रास्ते में क्यों रुक गया था। लियोनेल ने गहरी सांसें ली। खुद को आगे बढ़ाने की बजाय उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसे लग रहा था कि जैसे ही वह नीचे उतरेगा, एक ऐसी घटना शुरू हो जाएगी जिसे वह तब तक नहीं रोक पाएगा जब तक वह अंत तक न पहुंच जाए। पिछले 2 सालों में लियोनेल ने भाला क्षेत्र के हर अर्धकांस्य और उससे नीचे के भाले में महारत हासिल कर ली थी। ये कहा जा सकता है कि भाले की उसकी समझ चौथे आयाम के लोगों और यहां तक कि 5वें आयाम के विशेषज्ञों के बीच भी दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी। बस अफसोस की बात यह थी कि उसकी क्षमता इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि युद्ध करते समय उसे शायद ही कभी इस कौशल का सहारा लेना पड़ता था। लियोनेल को अब ये बात इसलिए याद आ रही थी क्योंकि उस दौरान उसने जितनी आदिम चेतनाएं आत्मसात की थीं, उनकी गिनती करना लगभग असंभव था। इसके साथ ही लियोनेल ने अपने भीतर जो सहज ज्ञान विकसित किया था, वह भी इस हद तक विकसित हुआ कि वह लगभग उसकी दूसरी क्षमता बन गई। लियोनेल को लगा कि स्पीयर डोमेन को इस तरह बनाने का एक कारण जरूर था। यह इस दर्शन पर आधारित था कि किसी हथियार का सच्चा स्वामी बनने के लिए कौशल, इंद्रियां और शक्ति ही काफी नहीं है। इस चक्र को पूरा करने के लिए एक अंतर्निहित प्रतिक्रिया और उन परिस्थितियों पर भी प्रतिक्रिया करने की अनुभवी प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल का अपना दर्शन इससे टकराता था। जिस तरह उसने ओल्ड मैन हच की तरह प्रेम के बजाय सुविधा के लिए भाला चुना था, उसी तरह उसे इतनी स्पष्ट चीज पर भरोसा करने का विचार पसंद नहीं आया। लेकिन साथ ही वह इतना तार्किक भी था कि यह समझ सकता था कि कितनी बार इस सहज ज्ञान ने उसे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। लियोनेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समायोजित किया। जब उसने उन्हें एक बार फिर खोला तो वह हिलने लगा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक पुरानी यादों के सैलाब में उसने वही स्वेट पैंट और लंबी बाजू वाली कंप्रेशन शर्ट निकाली जो उसने अपने पहले जोन में जाते समय पहनी थी। उस समय की तुलना में जब ये बहुत बदबूदार था, इसमें लवेंडर की हल्की सी खुशबू थी जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इसे साफ किया गया है। लियोनेल ने ग्रे स्वेटशर्ट पहन ली और अपनी टोन्ड बॉडी पर टाइट कंप्रेशन शर्ट लपेट ली। झुककर उसने अपने घिसे हुए स्नीकर्स कस लिए। उसकी हर हरकत के साथ उसका दिल और भी हल्का होता जा रहा था। आखिरकार लियोनेल ने एक साधारण सा चेन वाला हार पहना जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ लग रहा था।
ये तीसरा अनमोल रत्न था जो उसने अपने साथियों के लिए तैयार किया था और यही एकमात्र रक्षात्मक रत्न था जो वह पहनता था। लेकिन बस यही काफी लग रहा था। अपनी खुली शटल में सीधे खड़े होकर लियोनेल ने अपने अंग फैलाए। येप, लियोनेल मुस्कुराया। लगता है खतरे को भांप कर छोटा ब्लैक स्टार खंडित घन से बाहर आ गया था। वह छोटा सा लड़का हाल ही में कैंडल और वाइस ऑर्डर करने का दीवाना हो गया था। मुझे ये काम अकेले ही करना होगा दोस्त। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नन्हे ब्लैक स्टार ने पलकें झपकाईं और लियोनेल की आंखों में घूरने लगा। कुछ देर बाद वह छोटा सा लड़का भी गायब हो गया। इसके साथ ही लियोनेल की निगाहें स्थिर हो गईं। उसका जहाज और उसके साथ बहकर आए मिट्टी के टुकड़े गायब हो गए जैसे ही उसके पैर प्रकाश की राह पर पड़े। उसी क्षण लियोनेल के हाथों में एक विशाल दो तरफा भाला प्रकट हुआ। उसका शरीर लचीला और तैयार था। एक क्षण भी नहीं बीता था कि सड़क अचानक कांपने लगी। एक झिलमिलाती आकृति प्रकट होने लगी। हालांकि लियोनेल को यह नहीं पता था कि चारों ओर उस चमकते सितारे का सामना इतनी दूर से हो रहा था कि वह उन्हें महसूस भी नहीं कर पा रहा था। उसके जैसे और भी कई युवा थे। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक लगा जैसे उसके पूरे शरीर को किसी चीज ने जकड़ लिया है। उसे लग रहा था कि अगर वह कोई जादुई कला आजमाएगा तो वह नाकाम हो जाएगी। उसे अपने वंश कारकों से संवाद करने में भी मुश्किल हो रही थी। दरअसल अपने सभी वंश कारकों में से सिर्फ उसका भाला क्षेत्र वंश कारक ही एकमात्र ऐसा था जिसे वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। कुछ सोचने के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि वह अपने वंश के कारकों को महसूस कर पा रहा था, जिसका एकमात्र कारण शायद राजा की शक्ति थी। अगर राजा की शक्ति की इच्छा न होती तो हो सकता था कि उसकी सारी शक्ति कहीं खो गई होती। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अपने भाला क्षेत्र वंश गुण को सबसे स्पष्ट रूप से क्यों महसूस कर पा रहा था, तो निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि उसके हाथ में भाला था। राजा की शक्ति और इसी का संयोजन, शायद यही कारण था। ये तो बस अटकलें ही थीं। लियोनेल को यकीन नहीं था कि उसके अनुमान सही थे। हालांकि उसे बस इतना पता था कि स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के बिना उसका शरीर अचानक भारी लगने लगा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने इस पर कितना भरोसा किया था। अपने धातु शरीर के भारीपन के कारण वह स्वाभाविक रूप से धीमा और भारी माना जाता था, खासकर टियनों पर। बेशक ये समस्या काफी हद तक कम हो गई थी क्योंकि धातु सिनर्जी वंश कारक इतना ऊंचा स्तर का था, इसलिए इसकी कमियां अन्य रक्षात्मक वंश कारकों जितनी स्पष्ट नहीं थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई परेशानी नहीं थी। दुर्भाग्य से ये अदृश्य जंजीरें उसकी बहुत सी ताकत को तो रोक सकती थीं, लेकिन उसके टियन-9 धातु शरीर के भारीपन को कम नहीं कर सकती थीं। अब न सिर्फ उसके भारी शरीर की कमियां थीं, बल्कि वह अपने रून्स को भी सक्रिय करके उसका अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहा था। शानदार, लियोनेल ने कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसके सामने भ्रामक आत्मा अंततः बन गई थी। आत्मा का रंग अर्ध पारदर्शी नीला हो गया जो दूर से तारे की हल्की छाया जैसा लग रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसने एक विस्तृत कवच पहन रखा था। संयोग से या जानबूझकर उसने भी लियोनेल का सामना करते हुए भाला चलाया। बिना किसी चेतावनी के आत्मा आगे बढ़ी, उसका भाला सीटी बजाता हुआ। नहीं, वह सीटी नहीं बजा रहा था, कम से कम हवा को चीरते हुए सामान्य रूप में तो नहीं। लियोनेल जितना समझ पाया, आत्मा और उसका हथियार हवा से अप्रभावित थे, मानो वे हवा में एकाकार हो गए हों। सीटी बजाने का कारण भाले की नोक पर जमा हुआ सर्पिल तारा बल था। हालांकि जब भाला उसके चेहरे से सिर्फ आधा फुट की दूरी पर था, तब भी लियोनेल हिला नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह पूरी तरह जम गया था, बल्कि इसलिए था कि यह बहुत आसान था। अगर लियोनेल को किसी एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सबसे कम डर लगता था, तो वो था भाला चलाने वाला। खासकर एक विशुद्ध भाला चलाने वाला जिसके पास कोई और क्षमता नहीं दिखती थी। लियोनेल ने भाले की कई शैलियां देखी थीं और उनमें से कई का इस्तेमाल भी किया था। उसकी स्वप्निल दुनिया अनगिनत तकनीकों से भरी थी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं, ट्रिगर और कमजोरियां थीं। भले ही उसकी भाला डोमेन रिंग एक भ्रामक भाले के खिलाफ सक्रिय नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लियोनेल का भाला लगभग एक सहज चाप में आगे की ओर चला। आत्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी, इससे पहले कि वह कंधे से विपरीत कूल्हे तक 2 भागों में बढ़ जाए, और उसका भाला पूरी तरह से अपनी गति खो बैठा। जैसे ही वह नीचे गिरा, वह प्रकाश के कणों में बदल गया और लियोनेल के शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन इससे लियोनेल और भी ज्यादा उदास हो गया। कोई सोचता होगा कि आत्मा को हराने पर इनाम मिलना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों था कि उसका शरीर और भी भारी लग रहा था?
ये बस एक छोटा सा बदलाव था, शायद 1 ग्राम के अंश जितना ही, इतना भी भारी नहीं कि एक पंख के बराबर भी हो। लेकिन लियोनेल इतनी छोटी सी बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता था, भले ही वह इतनी सूक्ष्म क्यों न हो। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे दबाया जा रहा है, उसने अपने दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अब से अपने शरीर में होने वाले हर बदलाव पर नजर रखने में लगा दिया था। अगर वह बेसुध भी होता तो भी उसे इसकी भनक नहीं लगती, अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि वह जानबूझकर ऐसी किसी चीज पर नजर रख रहा था। यदि ये परीक्षण आप पर और अधिक बंधन डाल दे, क्योंकि अधिक से अधिक शक्तिशाली शत्रु आते और जाते रहें, तो यह वास्तव में कष्टकारी होगा। लेकिन इनमें से किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि खतरे की यह भारी भावना कहां से आए। तारांकन तारांकन। दरअसल उसी तारे तक पहुंचने के लिए प्रकाश के कई और रास्ते थे। जैसे ही लियोनेल के पैर जमीन पर पड़े, मानो किसी ऐसी चीज का इंतजार आखिरकार शुरू हो गया जिसका अनगिनत लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल अकेला ऐसा था जिसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह अकेला नहीं है। अन्य युवक जिस तेजी से और लगभग बिना किसी सावधानी के आगे बढ़ रहे थे, उससे ये कहना आसान था कि वे एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ दौड़ रहे थे जिसे वे देख नहीं सकते थे, और वे अपने और दूसरों के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए जितनी संभव हो उतनी गति का प्रयोग कर रहे थे। बदकिस्मती से सड़कें एक दूसरे से बहुत दूर थीं। तीसरे आयाम में भी एक तारा कितना विशाल होता है। अगर हजारों लाखों सड़कें भी होती, चाहे वे कितनी भी लंबी हों, और नीला तारा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उनमें से किसी के भी एक दूसरे से टकराने में बहुत समय लगता। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि समूह में कुछ लोग लियोनेल की तरह ही आराम से नहीं चल रहे थे। बदकिस्मती की बात यह थी कि हालांकि वे ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे टहल रहे हों, फिर भी वे लियोनेल से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ युवक युवतियां चीजों को सहजता से लेने के बजाय अपनी गति से चल रहे थे। अपनी नपी तुली गति के बावजूद उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी तेजी जल्द ही मायने रखने लगेगी। लेकिन ये बताना कठिन था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका स्थान महत्वपूर्ण था, या फिर कोई समय सीमा थी। समस्या ये थी कि यह अज्ञानता लियोनेल की सबसे छोटी चिंता थी। इनमें से सबसे कमजोर प्रतिभागी भी 5वें आयाम में थे। जहां तक सबसे मजबूत की बात है, वे बहुत पहले ही 6ठी कक्षा में प्रवेश कर चुके थे। आयना अपने पिता की बाहों में समा गई, उसके आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। हालांकि किसी अजीब वजह से वह बिल्कुल चुप थी, उसके कंधे बिल्कुल नहीं कांप रहे थे और उसकी सिसकियां पूरी तरह से दब गई थीं। मियेल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक तो इसलिए कि आयना एक चलते हुए जहाज से कूद गई थी। दूसरा इसलिए कि उसकी बेटी उसकी सोच से कहीं ज्यादा लंबी थी और उसकी अपनी लंबाई को देखते हुए यह बात कुछ और ही कह रही थी। और तीसरा इसलिए कि वह सचमुच रो रही थी। मील ने अपनी बेटी को पहले कभी रोते नहीं देखा था। आयना ने अपनी मां की मौत को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। मील ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। हालांकि आयना ने बचपन में अपने शरीर पर अंकित श्राप के हर अंश को जरूर महसूस किया था, और तब उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था, ऐसा कुछ जो मील के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि जब मील को आयना से अलग होने के लिए मजबूर किया गया और उसे पृथ्वी के अनाथालय में छोड़ दिया गया, तब भी उसने आयना को एक भी आंसू बहाते नहीं देखा था। तो आखिर यहाँ क्या हो रहा था? क्या उसे कुछ दिख रहा था? क्या ये शायद उसकी बेटी नहीं थी? लेकिन उसके व्यवहार और उपस्थिति को देखते हुए उसकी बेटी के अलावा और कौन होगा जो उसे गले लगाने के लिए ये सब अनदेखा कर दे? मियेल को यह नहीं पता था कि ऐसा नहीं था कि उसकी बेटी कभी रोई ही नहीं थी। बात बस इतनी थी कि वह उसके सामने कभी नहीं रोई थी। ऐसा पहली बार हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। अगर उसे ये सच्चाई पता होती तो शायद वह अंदाजा लगा पाता कि ऐसा क्यों है। आखिरकार युवावस्था में आयना को प्रशिक्षित करने का उसका तरीका उससे अलग नहीं था, जैसा कि अगर वह उसकी बेटी की बजाय उसका बेटा होती तो वह उसके साथ व्यवहार करता। अगर वह ईमानदार होता तो अगर 5 साल की उम्र में ऐना रोती बिलखती उसके पास आती तो उसे किसी भी तरह की देखभाल और ध्यान देने के बजाय डांट फटकार ही मिलती। अगर ऐना के जीवन में ऐसा कुछ था तो वह सिर्फ उसकी मां की तरफ से था, जो बहुत पहले गुजर चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि अब जब आयना 21 साल की एक वयस्क महिला बन चुकी थी, तो मियेल की सहज प्रतिक्रिया सामान्य रूप से नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह अचानक से चौंक गया था। यदि आपने अपनी बेटी को कभी भी अपने सामने रोते हुए नहीं देखा है, जब वह बच्ची थी और जब उसे वयस्क होना चाहिए था, तो वह अचानक एक बांध की तरह फट गई, तो आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में कैसी होगी?
शायद यही वजह थी कि आयना रो नहीं रही थी। पहली बार वह अपने पिता के सामने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने जितना हो सका उतना नियंत्रित किया। कुछ पल बाद आयना ने महसूस किया कि दो मजबूत हाथ उसके पतले कंधों को जकड़ रहे हैं। वह हल्की सी सिहर उठी, पर अपने पिता की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जानती थी कि उसकी आंखों में बस निराशा ही दिखाई देगी और वह उसे देखना नहीं चाहती थी। इस समय तक उसके आंसू थम चुके थे, एक निर्णय ने उसके दिल में जगह बना ली थी। भावनाएं, उसे उनकी जरूरत नहीं थी। यह आखिरी बार माना जा सकता था जब वह उन्हें प्रदर्शित कर रही थी। मियेल ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी आयना इतनी शांत हो गई कि ऊपर देखने लगी। जो भी शब्द वह कहने वाला था वे उस ठंडक की गहराई में खो गए जो उसने देखी। उसे घूरते हुए चमकदार अंबर रंग की दो आंखें ठंडी बर्फ की परत में धंसी हुई प्रतीत हो रही थीं। उदासीनता, उदासीनता, एक असंवेदनशील गणना, बस यही बचा था। मियेल का मुंह धीरे धीरे बंद हो गया, उसके होंठ उसकी घनी लाल दाढ़ी से लगभग पूरी तरह ढंक गए। उसने चुपचाप अपनी बेटी को देखा। उसके काले मुखौटे के पार भी वह लगभग बर्फ की नक्काशी देख सकता था जो शायद इस समय उसका चेहरा रही होगी। ये बताना कठिन था कि वह अपने मन की गहराई में क्या सोच रहा था। तारांकन, तारांकन। लियोनेल ने अपना भाला हल्के से हिलाया, उसकी निगाहों में एक ठंडी रोशनी झलक रही थी। एक और आत्मा गिरी, लेकिन लियोनेल खुद पहले जितना स्वस्थ या तरोताजा नहीं था। आगे का रास्ता अंतहीन लग रहा था, लेकिन लियोनेल को पहले ही कई हल्की चोटें लग चुकी थीं। हालांकि उसके नए चेन वाले हार ने उसके कपड़ों के फटे हुए हिस्सों को ठीक कर दिया था, लेकिन कपड़ों पर लगे खून की परवाह नहीं की। चीजें बहुत आसानी से शुरू हुई थीं, खासकर इसलिए क्योंकि लियोनेल के सामने सभी विशेषज्ञ भालाधारी थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लियोनेल का शरीर सुस्त और भारी होता गया। उसका दिमाग पहले जितना ही तेज था, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं और भी धीमी होती जा रही थीं, मानो उसके कंधों पर बोझ लाद दिया गया हो और वजन बढ़ता जा रहा हो। मामले को बदतर बनाने के लिए अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक के बिना या आयामी सफाई के कारण अपने बल नोड्स के माध्यम से तैरने वाले बल के अलावा अन्य बलों तक पहुंच के बिना वह खुद को ठीक भी नहीं कर सकता था। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि उसके ज्यादातर जख्म सती थे, क्योंकि वह और ज्यादा घातक जख्मों से बच गया। लेकिन बुरी खबर यह थी कि इन सती जख्मों में से कई से अभी भी खून बह रहा था और वे सख्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। लियोनेल को यकीन था कि ऐसा उन आत्माओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही अजीब नीली शक्ति के कारण हो रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आगे देखते हुए लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। जो कुछ भी उसने सहा था, उसके बावजूद उसे लग रहा था कि उसने कोई प्रगति नहीं की है। तारा इतना बड़ा था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह उसके करीब पहुंचा भी है या नहीं। खैर, आगे का रास्ता अभी भी अंतहीन लग रहा था। क्या मैं सचमुच सही कर रहा हूं? यहां तक पहुंचने के लिए दिमागी ताकत की जरूरत थी, लेकिन अब अचानक यहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। क्या सच में यही सब खत्म हो गया है, या कुछ और भी है? लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं। संभावना यही थी कि इस जगह तक पहुंचने की परीक्षा ही उसकी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए काफी थी, और इसीलिए जिसने भी ये जगह बनाई उसे लगा कि अब इस पहलू की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इसी तर्क के चलते लियोनेल ने अब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढा था। हालांकि ये भी संभावना थी कि लियोनेल किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज से चूक रहा था, कुछ ऐसा जो उसे अब की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करता। लियोनेल ने भाप भरी सांस छोड़ी। उन्होंने अपने पिछले पैर को और पीछे खिसका दिया तथा शक्ति, ताकत और उत्तोलन के साथ स्वयं को स्थिर करते हुए आगे की ओर बढ़े। जैसे ही उसने हमला छोड़ा, उसे पता चल गया कि उसका निशाना भटक गया है। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने गलत निशाना लगाया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि आत्माएं और भी ज्यादा चालाक और कुशल होती जा रही थीं। शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना थी कि जिस दिन लियोनेल का सामना अपने जीवनकाल के सबसे बड़े भालाधारी योद्धा से हुआ, उसी दिन उसका भाला क्षेत्र का वारिस, जो उनके खिलाफ अजेय माना जाता था, पूरी तरह से बेकार हो गया था। बेशक वह जानता था कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि ये असली मूर्त भाले नहीं, बल्कि ऊर्जा के भाले थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई दुख नहीं हुआ। लियोनेल जानता था कि अपने भाले का रास्ता बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहले तो उसकी गति बदलना आसान था, लेकिन अब वह बहुत धीमा और फुर्तीला हो गया था। चुनाव करने से पहले उसका दिमाग कई बार गणनाओं से गुजरा। उसके शरीर की गति आगे बढ़ती रही और वह थोड़ा सा बगल की ओर गिरता रहा। उसके पैरों का सहारा डगमगा गया, जिससे उसका वार कमजोर पड़ गया।
लेकिन वह कंधे पर मामूली चोट लगने के बावजूद मुश्किल से बच पाया। उसने अपने गिरने का उपयोग अपने भाले को नीचे की ओर घुमाने वाली गति में बदलने के लिए किया तथा अपने भाले को आत्मा की छाती पर मार दिया। अरे, पर्याप्त गहरा नहीं है। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल का क्वासी सिल्वा भाला अब भी उसके दुश्मनों के खिलाफ बहुत कारगर था। आमतौर पर जब तक वह वार कर पाता, लड़ाई खत्म करने के लिए काफी होता था। हालांकि बुरी खबर यह थी कि आत्माएं इतनी प्रबल हो गई थीं कि उनके अर्धरजत भाले का भी उतना प्रभाव नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था। लियोनेल जानता था कि यह सफर कितना खतरनाक होगा, इसीलिए उसने अपने अर्धकांस्य भालों का इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं उठाई और जितना हो सके उतनी बढ़त हासिल करने की कोशिश की। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कभी भरोसेमंद तुरुप का पत्ता उसकी यात्रा में कोई खास मुकाम हासिल करने से पहले ही बेकार हो जाएगा। उसी क्षण आत्मा ने प्रतिक्रिया की और लियोनेल जमीन पर गिर पड़ा। उसका मायावी भाला उसके हाथों में घूमने लगा और फिर दमघोंटू गति से नीचे की ओर घुस गया। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिमाग पहले ही कई उपाय सोच चुका था, लेकिन उसका शरीर इतना तेज नहीं था कि उनमें से एक भी उपाय कर सके। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसकी नसें उत्तेजित हो गईं। मौत उसकी गर्दन के चारों ओर घूम रही थी और उसके कान में फुसफुसा रही थी, मानो वह उतरने के लिए तैयार हो, उसे दूसरी ओर ले जा रही हो। जो कुछ भी था, लियोनेल जानता था कि अगर यह भाला सही लगा तो उसका अंत हो जाएगा। और तो और, उसके पास खुद को ठीक करने के लिए स्ट्रो स्टार आउल वंश तत्व स्नो स्टार आउल लिनिएज फैक्टर तक पहुंच नहीं थी, और अगर थी भी तो उसने कुछ हफ्ते पहले ही मौत के मुंह से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उस जीवन रक्षक उपाय को फिर से भरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। उस क्षण लियोनेल का दिमाग खाली हो गया। उसका चांदी का भाला तुरंत ही गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरे काले रंग के कांस्य भाले ने ले ली। जमीन पर गिरते ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जैसे ही हथेली उसके संपर्क में आई और एक पल भी नहीं बीता कि एक विशाल चेन डोमेन उसके चारों ओर प्रकट हो गया। उसके टखने के चारों ओर एक जंजीर बंधी हुई थी जो उसके शरीर को एक ओर झुका रही थी तथा उसकी एकमात्र हथेली उसे सहारा दे रही थी। मायावी नीला भाला लियोनेल से बाल भर की दूरी से छूटा और रोशनी वाली सड़क से टकराकर लियोनेल को उसकी पीठ पर घुमा दिया। आत्मा समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, इससे पहले कि एक भाला अचानक उसकी छाती में घुस गया। उसका शरीर प्रकाश का एक और पुंज बन गया जो लियोनेल में प्रवेश कर गया। लियोनेल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने एक पल के लिए सचमुच सोचा कि अब उसका अंत हो गया। ये परीक्षा वाकई कुछ और ही थी। उसे यहाँ लेटकर आराम करने का भी मौका नहीं मिला। उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ मिनट आगे न बढ़ने के बाद वही जोश फिर से प्रकट हो जाता और उसे हराने की सजा भी वही होती। इसका मतलब था कि अगर लियोनेल को आराम चाहिए था तो उसे अपना वजन भी बढ़ाना होगा। जिसने भी ये कोशिश की वो पक्का एक दरिंदा था। वो पहेलियां सुझाने में वापस क्यों नहीं लग गए? वो तो मजेदार था। लियोनेल खुद को ऊपर धकेल रहा था जब उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस पल उसका चेन डोमेन अलग सा लग रहा था। दरअसल अब जब उसने सोचा तो उस घातक प्रहार से बचने की योजना उसके दिमाग ने नहीं बनाई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेन डोमेन भाले ने उसे पुकारा हो। उसे पुकारा गया तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई तर्क जोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा लग रहा था जैसे उसे सहज रूप से पता था कि क्या करना है। मुद्दा यह था कि यह वृत्ति उन आदिम चेतनाओं से नहीं आई थी जिन्हें उसने आत्मसात कर लिया था, बल्कि यह आई थी। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं और अपनी इंद्रियों को अपने इथरियल ग्लेबेला की ओर मोड़कर चुपचाप तैरते भाले के भ्रूण को देखा। ये सब बहुत ही भ्रामक था। क्या वह सही था कि उससे भाला क्षेत्र की वंशावली का कारक अभी इतना स्पष्ट लग रहा था, या कोई और कारण था जिसका उसके भाले पकड़ने या उसके राजा की शक्ति से कोई लेना देना नहीं था? अगर उसकी राजा की शक्ति उसके भाला क्षेत्र को सक्रिय रख सकती है तो ज्यादा उपयोगी स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई और मकसद था, या वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था? हो सकता है कि यह स्थान उन वंश कारकों को दबाने में सक्षम था जो शरीर को सीधे बढ़ावा देते थे, लेकिन किंग्स माइट या स्पीयर डोमेन जैसे अधिक अलौकिक वंश कारकों को पनपने देते थे। ये संभव था। आखिरकार आयामी शुद्धि मन को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाती है, शरीर को नहीं, इसलिए ये समझ में आता है। लेकिन इनमें से किसी ने भी उस अजीब भावना को स्पष्ट नहीं किया जो लियोनेल ने अभी अनुभव की थी। उनके वंशगत कारकों में ये कहना सही होगा कि उनका भाला क्षेत्र सबसे ज्यादा उपेक्षित था।
क्या इसी उपेक्षा के कारण उन्हें जीवन बदल देने वाली कोई चीज गंवानी पड़ी? लियोनेल ने गहरी सांसें ली और बाकी रास्ता खुद को ऊपर धकेलते हुए तय किया। अगर उसका ये ताज़ा विचार सही था, तो इसका मतलब ये होगा कि डायमेंशनल क्लींस का निर्माता, या कम से कम जिसने भी इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, वह दरअसल चाहता था कि वह अपने शरीर की कच्ची ताकत की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। बस अब वह इसे पहेलियों पर लागू करने के बजाय युद्ध में लागू करना चाहता था। लियोनेल को आज भी डायमेंशनल क्लींस के निर्माता द्वारा अपनी तकनीक के पहले भाग में की गई लगभग आत्ममुग्ध टिप्पणियां याद होंगी। उस समय लियोनेल जोन में था और हर दिन हर मिनट उसकी जान जोखिम में थी, फिर भी वह हंसे बिना नहीं रह पाता था। अब भी अपने शरीर की ऐसी हालत में वह आंखें घुमाने और फिर से हंसने के बीच फंसा हुआ था। जब उसने ऐसी बातें गढ़ी, तो अगर सच में इस फसाद को रचने वाला ही था, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह सब इतना क्रूर था। वह इंसान वाकई एक कमीना इंसान था। 97 सेकंड, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। उसे उस समय में अगली आत्मा तक पहुंचना था, वरना उसे उसी आत्मा से फिर से लड़ना पड़ता जो अभी मिली थी। दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 1 किलोमीटर। लेकिन सड़क के इस अंतहीन विस्तार में लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी दीवार से टकरा रहा हो। इसमें कुछ तो बात होगी। सच तो यह था कि लियोनेल एक जबरदस्त नुकसान में था। शक्तिशाली शरीर वाले लोगों के लिए सभी अभ्यासों में से डायमेंशनल क्लींस को चुनना बहुत दुर्लभ था। वे आमतौर पर ऐसी तकनीक चुनते थे जो उनकी शक्ति को बढ़ा सके, उनके दिमाग को नहीं। लेकिन जब लियोनेल डायमेंशनल क्लींस चुन रहा था, तब तक उसने अपने किसी भी वंश तत्व को जागृत नहीं किया था। उसकी क्षमता के कारण उसका मन ही उसकी एकमात्र शक्ति थी। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। उसने बस वही सर्वोत्तम विकल्प चुना था जो वह चुन सकता था। 20 डेंजरस फूड्स यू नेवर न्यू कुड बी फेटल। ब्रेनबेरीज। दुर्भाग्य से इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब उसका धातु शरीर एक संपत्ति होने के बजाय उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया। उसे अभी इतना भारी महसूस नहीं होना चाहिए था, कम से कम इतनी शुरुआती अवस्था में तो नहीं। लेकिन उसकी धातु सहक्रिया वंशकारक ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। विडंबना यह है कि लियोनेल के लिए यह समय आसान होता यदि उसने इस स्थान पर प्रवेश करने से पहले अपने मेटल बॉडी को टियर 1 पर छोड़ दिया होता। न सिर्फ उसका शरीर शुरू से ही भारी था, बल्कि हर जीत के बाद उसके शरीर में प्रवेश करने वाली नीली शक्ति भी प्रतिशत पर काम करती थी। इसका मतलब था कि उसका बढ़ा हुआ वजन भी दूसरों की तुलना में ज्यादा था। ऐसा लग रहा था मानो डायमेंशनल क्लींस के रचयिता लियोनेल को एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखकर उसकी नाक में दम कर रहे हो जिसने उसकी अनमोल तकनीक के पीछे भागने की हिम्मत की। मानो ये काफी बुरा नहीं था। ये जगह एक अनजान उच्च आयाम में स्थित थी। तीसरे आयाम में रहने के कारण लियोनेल जिस दबाव का अनुभव कर रहा था, वह अभूतपूर्व था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि लियोनेल को इसके बारे में शिकायत करने का मौका नहीं मिला। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लियोनेल की फोर्स आर्ट्स काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह इस जगह से दूर टेलीपोर्ट करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। रोशनी वाली सड़क से उतरना निश्चित मौत का मतलब था। और सबसे बड़ी बात, उसकी पीठ पर एक अंतहीन खाई के अलावा कुछ नहीं था। यदि नीले तारे की सुंदरता न होती तो ये सब एक मौत के जाल से अधिक कुछ नहीं लगता। लियोनेल ने सोच समझकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि उसे अपने आराम के समय को अधिकतम करने के लिए कितनी गति की जरूरत है और साथ ही उसे फिर से उसी भावना से जूझने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अब उसे कोई उपाय सोचना था। वह ऐसे ही नहीं चल सकता था। अगर वह ऐसा करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब वह और नहीं टिक पाएगा, और तब तक सिर्फ मौत ही उसका इंतजार कर रही होगी। लियोनेल मूर्ख नहीं था। दरअसल वह इस समय जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहा था। सच तो यह था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। हर अगली आत्मा को हराना हमेशा 5-6% ज्यादा मुश्किल होता गया। इसकी गणना लियोनेल के बढ़े हुए वजन और आत्मा की सुरक्षा और कौशल में हुई वृद्धि के संयोजन से की गई थी। अगर लियोनेल और ज्यादा निष्क्रियता से लड़ता तो उसे लगता था कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 और आत्माओं को हरा सकता है। लेकिन भले ही वह सड़क के अंत तक न देख पा रहा हो, वह 3 किलोमीटर आगे जरूर देख सकता था। और यह जानने के लिए काफी था कि इससे वह अपनी मंजिल के ज्यादा करीब नहीं पहुंच सकता। निष्कर्ष क्या था? मृत्यु की 100% संभावना। लियोनेल, जिसकी नींव ही तर्क पर टिकी थी, के दिल में न तो कोई झूठी उम्मीद पैदा हुई थी, न ही कोई दृढ़ निश्चय। बस इतना ही बाकी था कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो वह खत्म हो जाएगा। और
उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए 97 सेकंड थे। हालांकि वह 3 और राउंड तक टिक सकता था, लेकिन उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पहले राउंड के बाद ही उसे गंभीर चोटें लगेंगी। वे निश्चित रूप से इतनी भयानक होंगी कि अगर उसने कुछ समझ भी लिया तो वह खत्म हो जाएगा। लियोनेल की निगाहों में एक अजीब सी शांति के अलावा कुछ नहीं बचा था। कहते हैं कि जब किसी को मौत का सामना करना पड़ता है तो उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन लियोनेल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद इसलिए कि वह दूसरे लोगों जैसा नहीं था, या शायद इसलिए कि उसका अपने मन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था। जो भी हो, इसने उसकी बहुमूल्य मानसिक शक्ति बचाई, जो पूरी तरह से समाधान पर केंद्रित थी। उसके पास क्या था? उसके पास राजा की शक्ति थी। उसके पास भालों का क्षेत्र था, और उसके पास भाले थे। वह जानता था कि यह परीक्षण उसे किसी और पर निर्भर नहीं रहने देगा, इसलिए उसने लिटिल ब्लैक स्टार कैंडल या वाइज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं। वह ये भी जानता था कि यहाँ उत्पादित फोर्स डायमेंशनल क्लींस के अलावा किसी और फोर्स का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, जो स्टार फोर्स होना चाहिए। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। शायद इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी फोर्स या मैजार्ट्स बेकार थी, बल्कि यह था कि स्टार फोर्स के अलावा किसी और फोर्स का इस्तेमाल करने वाली मैजार्ट्स इन प्रतिबंधों के चलते जरूरी ऊर्जा नहीं जुटा पा रही थी। लियोनेल के तर्क में एक छोटी सी दरार आ गई, क्योंकि मृत्यु की संभावना 99.9% तक गिर गई। लियोनेल की स्वप्न शक्ति ने काम किया। उसकी स्वप्न शक्ति उसके 3 सितारा संविधान के साथ विलीन हो गई थी, इसलिए वह इस जगह के नियमों से बंधा नहीं था। इस विचार ने लियोनेल के विभाजित मन में अपने सितारों के साथ अन्य शक्तियों के विलय की संभावना तलाशने की प्रेरणा दी, लेकिन इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। इसके लिए बहुत ही विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी। लियोनेल को जल्द ही एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उसने कभी भी कोई स्टार एलिमेंटल मैजार्ट्स का निर्माण नहीं किया था। स्टार एलिमेंटल आधार के साथ बनने वाले एक सरल तीर मंत्र को पुनः तैयार करने में उसे अपने बचे हुए समय का 1 सेकंड लगा, जो उसने इस स्तर तक चीजों को समझने में खर्च किया था उससे भी अधिक। जैसे ही जादूगरी कला पूरी हुई, लियोनेल को सुखद आश्चर्य हुआ जब एक चमकदार सितारा शक्ति का तीर दिखाई दिया, जो शुद्ध चांदी सफेद रंग बिखेर रहा था। दरअसल लियोनेल को एहसास हुआ कि इस जगह पर सितारा शक्ति इतनी प्रचुर थी कि मंत्र सामान्य समय की तुलना में लगभग 10% तेजी से पूरा हो गया। लियोनेल ने मन ही मन सिर हिलाया। यह एक अच्छा संकेत था, वह इस जगह के बारे में और जान रहा था। हालांकि वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने इन बातों का पहले अंदाजा क्यों नहीं लगाया, लेकिन अब तो यही बेहतर है कि ऐसा न किया जाए। लियोनेल के लिए उसकी तेज सोच और विभाजित दिमाग के साथ 97 सेकंड मानो दिन के बराबर थे। हालांकि वो 97 सेकंड अब 96 सेकंड हो गए थे। उसने खुद को इस बात पर काबू पा लिया कि अगली बार जब उसे किसी मंत्र की पुनर्रचना करनी होगी तो समय कम करने के लिए उसे ज्यादा दिमाग लगाने पड़ेंगे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसने कभी कोई स्टार एलिमेंटल मंत्र नहीं बनाया, फिर भी बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं था। अब एक अनोखा मौका था, लेकिन वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि यह मान ले कि बस इतना ही काफी है। आगे का रास्ता लगभग अंतहीन था। अब जब वह मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता था तो उसे युद्ध में कुछ लचीलापन जरूर मिलता, लेकिन यह जिंदगी बदलने के लिए काफी नहीं था। कम से कम उसे और ज्यादा प्रभावशाली मंत्र बनाने के लिए समय चाहिए था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। इससे वह पुनः शुरुआती स्थिति में पहुंच गया। राजा की शक्ति और उसका भाला क्षेत्र। जिंदगी और मौत के उस पल में उसका दिमाग खाली हो गया था और उसकी सहज वृत्ति ने उसे काबू में कर लिया था। लियोनेल मूर्ख नहीं था, वह अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है। जिस सहज वृत्ति से उसे इतनी नफरत थी, या यूं कहें कि नापसंद थी, दरअसल वही उसकी जान बचाने वाली चीज थी। जैसे जैसे लियोनेल का दिमाग तेज होता गया, बदकिस्मती से वह एक इंसानी जाल में फंस गया, ठीक उसी जाल में जिसमें कई लोग नई दौलत पाकर फंस जाते हैं। ये बस इंसानी फितरत थी। जब किसी के पास नया पैसा आता है तो क्या होता है? आमतौर पर जो लोग इसका फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं, वे अपने स्वभाव के विपरीत काम करते हैं। अगर किसी को नौकरी में पदोन्नति मिलती है तो वह शायद एक बड़े अपार्टमेंट या घर में रहने, एक शानदार या तेज कार खरीदने, या शायद जश्न मनाने के लिए 1-2 और बच्चे पैदा करने का फैसला कर सकता है। इन सब हरकतों का नतीजा ये हुआ कि उनकी जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ गई कि पदोन्नति के बाद भी वे फिर से उसी तरह जीने लगे जैसे वे हमेशा से जीते आए थे। ये लियोनेल पर कैसे लागू हुआ?
हर बार जब उसके विभाजित मन में 1+1 जुड़ता और उसकी संज्ञानात्मक क्षमता ज्यादा शक्तिशाली होती, तो वह अपनी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा काम करने, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने और ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करता। नतीजा ये हुआ कि उसे लगने लगा कि अपने मन को 1000 से ज्यादा तरीकों से विभाजित करने की क्षमता के बावजूद यह अभी भी काफी नहीं है। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जिस पर वह ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था, ये बात उसके लिए एक दर्दनाक अंगूठे की तरह उभर कर आई। लियोनेल का दिमाग न जाने कितनी बातों का हिसाब लगा रहा था, कितनी संभावनाओं पर विचार कर रहा था, लेकिन वह उन आखिरी पलों में कोई ऐसा उपाय नहीं सोच पा रहा था जिससे उसकी जान बच सके। उसके लिए काम करना उसकी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर था, वही चीज जिसे उसने शुरू से ही तुच्छ समझा था। लियोनेल अपने आप में बहुत जिद्दी था। यह जाहिर तौर पर अहंकार के रूप में तो नहीं दिखता था, कम से कम अक्सर तो नहीं, लेकिन फिर भी ये तो था ही। उसकी भावनाएं और काम करने का तरीका काफी कठोर था, तब भी जब दूसरे उसे कुछ अलग करने के लिए कहते थे। ऐसा क्यों था कि उसका भाला क्षेत्र उसका सबसे कमजोर और सबसे उपेक्षित वंशकारक था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी चौकोर खूंटी को त्रिकोणीय छेद में फिट करने की कोशिश करता रहता था। हर बार जब लियोनेल किसी नए भाले में महारत हासिल कर लेता, तो उसे अपनी युद्ध शैली में ढालने के बजाय वह एक नया ड्रीमस्केप बनाता और उसे अपने मौजूदा भाले में जोड़ देता। फिर वही ये हिसाब लगाने की कोशिश करता कि युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे उपयुक्त कब होगा। हर बार जब लियोनेल ऐसा करता, तो वह अपने भाले के क्षेत्र में एक और बेड़ी जोड़ देता। यह एक वंश कारक होना था जो पूरी तरह से अनुभूति, सहज ज्ञान और तरलता पर आधारित था, लेकिन लियोनेल लगातार इसे एक सटीक विज्ञान में तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे तैयार और पुनरुत्पादित किया जा सके। कई मायनों में स्पीयर डोमेन की विरासत उनके साथ होने से समस्या और भी बढ़ गई। इतनी सारी शैलियां और तकनीकें उनकी उंगलियों पर होने के कारण यह उनके दर्शन को और भी पुष्ट करती थीं। वह हमेशा सोचता था कि शायद, बस शायद, अगर वह पर्याप्त भाला तकनीकें याद कर ले, पर्याप्त भाला चेतना को अवशोषित कर ले और पर्याप्त भाला डोमेन में महारत हासिल कर ले, तो वह उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां वह लगभग किसी भी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकेगा। और यही समस्या निहित थी। लियोनेल के पास 1000 से ज्यादा दिमाग थे जो एक साथ सोच सकते थे, और अब उसके पास उनमें से केवल 900 तक ही पहुंच थी। वह इतनी तेजी से चीजों की गणना कैसे कर सकता था कि वह संभावनाओं की लगभग अनंत श्रृंखला पर प्रतिक्रिया दे सके? अगर उसके विरोधी अपेक्षाकृत शांत होते और उसका शरीर अपनी पूरी स्थिति में होता, तो शायद वह बच निकलता। लेकिन जैसे जैसे उसके दुश्मन ताकतवर होते गए और उसका शरीर भारी होता गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी गर्दन में जंजीरें डाल ली हों। समस्या यही थी, लेकिन समाधान क्या था? क्या उसकी वंश शक्ति और उसकी योग्यता का सामंजस्य संभव था? नहीं, सवाल ये नहीं था, क्योंकि जवाब मायने नहीं रखता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो मर जाता। समस्या ये थी कि आप गणना और अनुभूति को एक साथ कैसे रहने दे सकते हैं। रेस्टोरेंट के निजी कमरे में 3 युवतियां और एक हट्टा कट्टा आदमी एक मेज पर बैठे थे। उनमें से एक गोरी युवती अपनी गोद में हाथ कसकर बांधे अपने सामने रखे लकड़ी के डिजाइनों को घूर रही थी। सावन को ऐसा लग रहा था जैसे वह सुइयों के सहारे चल रही हो। यह अब तक का सबसे अजीब पारिवारिक रिश्ता रहा होगा जिसका वह हिस्सा रही हो। मियेल ने उससे पूछा तक नहीं था कि वह कौन है या यहाँ क्या कर रही है। यूरी द्वारा उसका सहज परिचय देने के बाद बात यहीं खत्म हो गई और उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल उसने मुश्किल से सिर हिलाया, ऐसा कुछ जो वह लगभग सुन ही नहीं पाई क्योंकि उसे उसकी आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। पिता भावशून्य थे, बेटी भावशून्य थी, दत्तक पुत्री भावशून्य थी। इस तरह के परिवार ने उसे लगभग शुक्रगुजार बना दिया कि उसके अपने परिवार को इस दुनिया की विचित्रता में कदम नहीं रखना पड़ा। भले ही उसे इसकी वजह से अकेले रहना पड़े, कम से कम वह और वे कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे जहां उनके बीच इस तरह का व्यवहार हो। आखिरकार एक वेट्रेस ढेर सारा खाना लेकर आए। सावन का थोड़ा दबाव आखिरकार कम हुआ क्योंकि एक सामान्य मुस्कान और भावभंगिमाओं वाला व्यक्ति आया था। दुर्भाग्य से माहौल को भांपते हुए वेट्रेस ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अपनी स्कर्ट का किनारा ऊपर उठाए भाग गई। खाना आने के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। जो पहले सन्नाटा था अब कुतरने, चटकने और चबाने की आवाजों से भर गया। अगर सावन अपनी आंखें बंद कर लेती तो उसे लगता कि वह भेड़ियों के झुंड के बीच बैठी है। सावन के दाहिनी ओर यूरी बड़ी खूबसूरती से कांटे और चाकू से अपना खाना काट रही थी।
हालांकि उसके सामने पिता और बेटी की जोड़ी मौत से जूझती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी कोहनियां बार बार टकराती, जिससे हवा में गूंजती गूंज उठती। हर बार जब वे टकराते तो ऐसा लगता जैसे बिजली कड़क रही हो। फिर भी वे मांस और हड्डियों के ढेर को ऐसे कुतरते रहे मानो कुछ हुआ ही न हो। सावन को कभी अंदाजा ही नहीं था कि आयना इतना कुछ खा सकती है। लेकिन अगर वो इतना कुछ खा भी सकती थी तो वो अचानक बर्बर कैसे हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पहले जो भी नारीत्व का शान और शौकत उसमें थी वो पूरी तरह से गायब हो गई हो। अगर सावन को ज्यादा जानकारी न होती तो उसे लगता कि आयना के बाल और उसकी पुतलियां धीरे धीरे लाल हो रही हैं, मानो हर गुजरते पल के साथ वो और भी ज्यादा ब्रेजिंगर बनती जा रही हो। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस सब को कैसे समझे। कई और ऑर्डर देने के बाद 1 घंटा और लग गया, तब जाकर पिता पुत्री की जोड़ी ने खाना बंद किया। किसी चमत्कार से उनके कपड़े, हाथ और चेहरे पूरी तरह से खाने के दाग से मुक्त हो गए। हालांकि सावन ने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये सब कैसे किया। फिर मानो कुछ हुआ ही न हो, मियेल ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज चिकने पत्थरों जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे आपस में घिस रहे हों। लेकिन उसके शब्दों का चयन संक्षिप्त और संक्षिप्त था, मानो वह अपनी एक भी सांस जरूरत से ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं वियोला परिवार का एक जागीरदार हूं। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि अब मेरे पास इतनी पूंजी और प्रतिष्ठा है कि मुझे ब्रेजिंगर परिवार की सीधी कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। यहां तुम्हारा विकास तेजी से होगा। संसाधनों का सदुपयोग करो। मैं तुम्हें 10 साल का समय देता हूं। इसके साथ ही मेल गायब हो गया। नहीं, वह गायब नहीं हुआ, वह तो बस इतनी तेजी से आगे बढ़ गया कि किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि उसके शब्दों में बहुत सी जानकारी छूट गई थी। ये सब इतना अस्पष्ट और खुला हुआ था कि किसी भी चीज से कोई ठोस निष्कर्ष निकालना मुश्किल था, और इससे भी कम ये पता चला कि उसने पृथ्वी से छठे आयाम के इतने महत्वपूर्ण परिवार का जागीरदार बनने का रास्ता कैसे बनाया। हालांकि अपने पिता को जहां छोड़ा था वहां देखने के बजाय आयना ने बस यूरी की ओर देखा। जब से आयना उससे जानती थी, यूरी हमेशा उसके पिता की व्याख्याकार रही थी। कई मायनों में कोई यह सोच सकता है कि यूरी उसकी जैविक बेटी होने के नाते उससे कहीं ज्यादा उसके पिता को समझती थी। फिर भी वह इससे अप्रभावित लग रही थी और किसी गहन व्याख्या की प्रतीक्षा कर रही थी। सौभाग्य से यूरी ने उससे निराश नहीं किया। इन उच्च आयामों में एक बड़े परिवार के समर्थन के बिना एक शक्तिशाली परिवार ढूंढना असंभव है। दत्तक पिता वियोला परिवार के लिए इतना सम्मानित और उपयोगी हो गया है कि वे कुछ लाभों के लिए उससे यूं ही नहीं छोड़ देंगे। साथ ही वियोला परिवार को उच्च स्थानों से इतना समर्थन प्राप्त है कि उनकी संपत्तियों को निशाना बनाने के बारे में 2-3 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि दत्तक पिता ने जागीरदार शब्द का प्रयोग किया था, वह इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहा जा सकता है कि वह वियोला परिवार की युद्ध क्षमता का एक अभिन्न अंग है। हम उनकी छत्रछाया में आगे बढ़ने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। उचित परिस्थितियों में वियोला परिवार के समर्थकों से 7वें आयाम पर नजर डालने और भी अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना संभव हो सकता है, लेकिन ये कठिन होगा और वियोला परिवार बाहरी लोगों को ऐसे लाभ सहजता से नहीं देगा। इन बाधाओं को पार करने का एकमात्र तरीका यही है कि पिता की तरह काम किया जाए और जितना वे अनदेखा कर सकते हैं उससे ज्यादा उपयोगी बने। लेकिन यह मुश्किल होगा क्योंकि दत्तक पिता को भी 7वें आयाम को देखने का मौका नहीं मिला है। उन्हें हमेशा उनकी कमजोरी के कारण नहीं बल्कि इस तथ्य के कारण नजरअंदाज किया गया है कि वियोला परिवार के बुजुर्ग अपने कुछ मौकों का इस्तेमाल किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं करना चाहते। सावन ने कई बार आयना से यूरी की तरफ देखा और फिर वापस। वह बहुत उलझन में थी। ब्रेजिंगर परिवार, क्या यही आयना का उपनाम नहीं था? तो क्या वह अपने परिवार से नफरत करती थी? ठीक है, वह इसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि एना के पिता के लिए उसे यहाँ लाना सुरक्षित बनाने के लिए 7वें आयाम के समर्थन वाले छठे आयाम के परिवार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ब्रेजिंगर परिवार पृथ्वी से नहीं था? क्या निचली दुनियाओं को उच्च दुनियाओं से सुरक्षा नहीं थी? क्या हो रहा था? ब्रेजिंगर परिवार कितना मजबूत है? सावन आखिरकार पूछने में कामयाब हो गया। एना और यूरी ने एक साथ उसकी ओर देखा। हमें पता नहीं। इस उत्तर से सावन अवाक रह गया। तरफ लियोनेल की क्षमता थी। उसके वंशकारक जितने भी शक्तिशाली थे, उसे अभी भी लगता था कि उसने यहां तक कैसे पहुंचाया, इसका ज्यादातर बोझ इन्हीं पर था। दूसरी ओर उसका भाला क्षेत्र वंशकारक था।
इसे ज्यादातर नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से मोक्ष की ओर उसका एकमात्र रास्ता था। उसके राजा के पराक्रम वंश कारक में जितनी भी शक्तिशाली क्षमता थी, लियोनेल के पास न केवल उसे ठीक से बढ़ाने के लिए पर्याप्त अधीनस्थ नहीं थे, बल्कि अंततः यह उसकी पहले से मौजूद शक्ति का एक पूरक मात्र था। इसने उसे सीधे उसके भाला क्षेत्र वंश कारक की ओर वापस ले जाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियोनेल की भौहें सिकुड़ती गईं। यह एक असंभव सा सवाल था। उसे इस बिंदु तक सोचने में कुछ ही सेकंड लगे थे, और जैसे ही वह इस रुकावट के पास पहुंचा, समय मानो पानी की तरह बहने लगा और उसकी गति और तेज होती जा रही थी। 80 सेकंड बीत जाने के बाद भी लियोनेल इस सवाल का जवाब देने में कोई प्रगति नहीं कर पाया था। क्या उसे अपनी क्षमता पूरी तरह से त्याग देनी चाहिए थी? लेकिन ये सही नहीं हो सकता था। अपनी क्षमता को त्यागना उसके लिए एक हाथ खोने जैसा ही होता। कौन कह सकता था कि युद्ध में ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जब ये काम ना आए? लेकिन लियोनेल चीजों को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। जाहिर है, चीजें अभी जिस तरह चल रही थीं, वैसी नहीं चल रही थीं। अगर वह यूं ही आगे बढ़ता रहा, तो वह सचमुच वही नासमझ मूर्ख बन सकता था जिसे रचयिता पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रहा था। 60 सेकंड। यह एक साथ दो चरम सीमाओं को थामे रखने जैसा था। क्या यह संभव भी था? लियोनेल एक साथ दो अलग अलग शैलियां निभा सकता था क्योंकि वह अपने दिमाग को अलग अलग कर सकता था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा बुनियादी लगा। यह सिर्फ एक शैली से कहीं ज्यादा गहरी परत पर बसा था और लियोनेल की हड्डियों में लगभग समाया हुआ था। यदि वह अपने दिमाग को विभाजित करके समस्या का समाधान कर सकता, तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। 50 सेकंड। लियोनेल को अपने चांदी के भाले की खिलखिलाहट लगभग महसूस हो रही थी। जब से उसने उस तक पहुंचने के लिए नियम तोड़े थे, तब से वह छोटा सा कमीना उससे हमेशा नफरत करता रहा था। उसे भाले की अपनी समझ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना था, लेकिन लियोनेल हमेशा अपनी मजबूत आत्मा और स्वप्न शक्ति का इस्तेमाल करके उससे ज्यादा आगे बढ़ जाता था जितना उसे तय करना चाहिए था। लेकिन यही वह समस्या थी जिससे अब उसे निपटना था। 40 सेकंड। क्या वाकई एक आम इंसान के लिए इतने दिन सोचने लायक थे? लियोनेल को लगा जैसे समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है। जैसे जैसे उसके नपे तुले कदम आगे बढ़ते गए और वह तेजी से अगले परीक्षण की ओर बढ़ता गया, उसकी निगाहों में ठंडक और गहरी होती गई। शायद उसने अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। उसे इतना यकीन था कि 97 सेकंड ही कोई हल सोचने के लिए काफी होंगे। भला उसके अलावा और कौन ऐसा अहंकारी होगा जो ऐसा सोचे? 97 सेकंड तो ठीक से खाना बनाने के लिए भी कम थे, लेकिन अपनी ही राह पर अड़े इंसान की पूरी सोच बदलने के लिए काफी थे। 30 सेकंड। लियोनेल का खून धीरे धीरे धड़कने लगा, उसके शरीर के अंग एक एक करके बंद हो रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे निश्चित मौत का डर सता रहा था, बल्कि इसलिए था कि वह अपनी सारी दिमागी शक्ति अपने एक ही काम में लगा रहा था। उसके पास बस इतना ही विचार बचा था कि उसका शरीर आगे बढ़ता रहे और आईना के प्रति उसके विचार और भावनाएं संजोए रहें। 20 सेकंड। इस समय लियोनेल के मन पर समय का अंतहीन बोझ पड़ रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी डिब्बे में फंस गया हो। उसकी सोच इतनी कठोर थी मानो वह कोई द्विआयामी रचना हो जो किसी तृतीय आयामी रचना द्वारा निर्मित किसी चीज का अवलोकन कर रही हो। उसका नजरिया ऐसा था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे समझने नहीं देता था। समझ। ये पहली बार था जब लियोनेल को किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था जिसे वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। क्या उसे बस यही कर देना चाहिए? क्या उसे बस हार मान लेनी चाहिए? अगर उसने कुछ नहीं बदला तो वह वैसे भी खत्म हो जाएगा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह बस विश्वास की छलांग लगा ले और उम्मीद करे कि उसकी सहज बुद्धि उसे इस लड़ाई में आगे ले जा सकेगी? लेकिन ऐसी चीज से उसे इतनी घृणा क्यों थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी किसी चीज के बारे में सोचकर ही वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा चीर रहा हो। 10 सेकंड। लियोनेल का जबड़ा सख्त हो गया। वह 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसे लगा जैसे उसने हर संभावना को पलट दिया है और हर संभव चीज का अनुकरण कर लिया है। इस समय उसे लगा कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। क्या उसकी स्थिति बेहतर होती अगर उसने अपनी सारी दिमागी शक्ति नए स्टार एलिमेंटल फोर्स मंत्र बनाने में लगा दी होती? हालांकि लियोनेल जानता था कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। उसे भी 5वें आयाम के स्तर पर और उसके आसपास युद्ध करने में सक्षम नई जादूगरी कलाएं विकसित करने में कई दिन लगेंगे। अगर वह अपनी यादों को खंगालकर कैमलॉट से कुछ कलाएं ढूंढ भी लेता, तो भी वे सभी ज्यादा से ज्यादा तीसरे से चौथे आयाम के स्तर की ही होती।
5 सेकंड। लियोनेल के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने हजारों विभाजित दिमागों को खोल दिया। भावनाओं की लहरें, जिन्हें उसने बहुत पहले ही दबा रखा था, अब उसे लगभग अंधा कर रही थी। हालांकि उसे लग रहा था कि वह तैयार है, लेकिन फिर भी इसने उसे एक पल गंवा दिया। उसका मन यादों के कुएं में डूब गया। 4 सेकंड। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा देखा है। आईना की आवाज मानो उसके कानों में फुसफुसा रही हो। वेरेरेट और दूसरे वेरेमैन अपनी तलवारों के नीचे मरे पड़े थे और उस आदमी की आदिम चेतना ने लियोनेल के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसे अपनी पैंट नीचे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। लियोनेल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आईना की बात का क्या मतलब था। उसका क्या मतलब था कि उसने ये सब पहले भी देखा था। 3 सेकंड। लियोनेल के कदम थम से गए। उसके सामने एक रेखा थी जो उसके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर रही थी। उसने अभी तक अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम भी नहीं उठाया था। क्या वह सचमुच ऐसे ही मरेगा? लियोनेल को अचानक यादों का एक बड़ा झटका लगा। मानो उसने कुछ सोचा था, लेकिन उसके असली परिणाम, या यूं कहें कि उसके निहितार्थ, उसे एक पल बाद ही समझ आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो, जहां सब कुछ इतनी तेजी से गुजर रहा था कि उसकी आंखों के लिए उस पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बस एक छोटा सा पल था जो बस इतनी देर के लिए दिखाई दिया कि उसका ध्यान बमुश्किल ही खींच पाया। उस दिन, यह पहली और एकमात्र बार था जब लियोनेल ने किसी चेतना को अपने शरीर पर कब्जा करने दिया था। इसने उसे उस समय की उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा युद्ध कौशल प्रदान किया था। आखिरकार उस दिन उसने जो किया था, वह इच्छा से नहीं, बल्कि मजबूरी में किया था। आखिरकार वह अभी अभी अपने दूसरे जोन से बाहर निकला था और उसे भला चलाने का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था। ये भी याद रखना जरूरी था कि उस समय भाला क्षेत्र की विरासत उसके पास बस कुछ ही मिनटों के लिए थी, इसलिए उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। हालांकि उस समय की सबसे यादगार और महत्वपूर्ण बात यह थी कि आदिम चेतना ने उसके शरीर को जबरदस्ती नहीं छीना था। दरअसल लियोनेल अपनी मर्जी से अपने मन को वापस ले सकता था। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वह नियंत्रण में नहीं है। लियोनेल को यकीन नहीं था कि चीजें ऐसे ही होनी थी, या उसे अपना दिमाग सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन ये सब बेमानी था। ये बात कि उस पर कोई असर नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात थी। चेतना को अपने शरीर पर कब्जा करने देने में समस्या ये थी कि आप क्या हैं और क्या नहीं के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती थीं। लेकिन लियोनेल इस रेखा को इतनी स्पष्टता और सहजता से परिभाषित कर पाता था कि इस तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सवाल ये था, क्या इसका जवाब ये था कि उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया जाए? उस याद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लियोनेल पीछे बैठकर सब कुछ देख सकता था, जबकि उसका शरीर किसी और के नियंत्रण में था। अगर हालात ऐसे ही थे, तो वह एक कदम पीछे हटकर युद्ध की प्रगति का अंदाजा लगा सकता था। इससे उसे जरूरत पड़ने पर आगे आने का मौका मिलता। लेकिन समस्या ये थी कि वह किस चेतना को अपने शरीर पर कब्जा करने दे। तार्किक उत्तर था क्वाजी सिल्वर स्पीयर की चेतना। हालांकि समस्या ये थी कि लियोनेल ने भला जबरदस्ती छीन लिया था और उसकी चेतना का अनुभव करना तो दूर, उसने अभी तक उसके डोमेन का भी अनुभव नहीं किया था। जहां तक वह जानता था, क्वाजी सिल्वर स्पीयर का कोई डोमेन भी नहीं था, जो बिल्कुल झूठ था। हालांकि ये केवल एक समस्या थी। दूसरों को अपने शरीर पर नियंत्रण देते हुए लियोनेल के मुंह में कुछ ऐसा था जो उसे बुरा लग रहा था, मानो वह इसके लायक नहीं था। और अगर वह इसके लायक नहीं था, तो क्या वह सचमुच जीत रहा था? क्या इसे एक सच्चे राजा का रास्ता भी माना जा सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत करीब हूं, किसी चीज के बहुत करीब। 2 सेकंड। लियोनेल की नजर तेज हो गई। स्पीयर डोमेन। उन दो शब्दों का असल मतलब क्या था? वे क्या दर्शाते थे? लियोनेल हर भाले से मिलने वाले पावर-अप्स में उलझ गया था। उसके पास एलिमेंटल डोमेन वाले भाले थे, प्रतिबंधात्मक डोमेन वाले भाले थे और यहां तक कि बूस्टिंग डोमेन वाले भी। अपने शस्त्रागार में जोड़ा गया हर भाला उसे एक और बटन की तरह लगता था जिसे वह मुश्किल समय में दबा सकता था, इसलिए वह उनमें खो गया। हर भाले पर दावा करने के साथ समस्या और भी बदतर होती गई। हालांकि यदि लियोनेल ने चीजों को यथासंभव तार्किक रूप से तोड़ा, तो यहाँ एक विसंगति थी। असली भालों के भाले के क्षेत्र थे, फिर भाले के क्षेत्र का उत्तराधिकार था जिसका नाम भी वही था, और उससे भी आगे उसका भाला क्षेत्र वंशकारक था। इन तीनों में से लियोनेल ने सिर्फ पहले पर ही ध्यान दिया, दूसरे को उसने भालों की एक अदद दुकान की तरह इस्तेमाल किया।
और तीसरे को उसने अपनी भाला शक्ति की धार बढ़ाने के लिए एक मामूली उपाय की तरह इस्तेमाल किया, जो उसकी एक और उपेक्षित क्षमता थी। लियोनेल के स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक ने उसे स्ट्रोई स्टार उल्लू की क्षमताओं तक पहुंच की अनुमति दी। लियोनेल के मेटल सिनर्जी वंश फैक्टर ने उन्हें धातु के साथ एकता की अनुमति दी, जो उनके शरीर और उनके नियंत्रण दोनों को बेहतर बना सकती थी। लियोनेल के स्पीयर डोमेन वंशावली कारक का उपयोग कैसे किया गया था वास्तव में? एक सेकंड। लियोनेल ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, एक ऐसी रेखा पार करते हुए जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसकी निगाहें हमेशा की तरह ठंडी थीं, उसकी हथेली पलट गई और उसके जंजीरों से बंधे काले भाले की जगह एक ऐसा भाला आ गया जो किसी झिलमिलाते माणिक की तरह चमक रहा था। अगर लियोनेल इस भाले को अपने चेहरे के सामने भी रखता तो वह अपनी हथेली को उसके आर पार देख पाता। ऐसा लगता था मानो इसे नाजुक क्रिस्टलों से तराशा गया हो, फिर भी इसका वजन 50 किलोग्राम के चेन डोमेन भाले से कहीं ज्यादा था और इसमें किसी भी तरह का लचीलापन बिल्कुल नहीं था। हालांकि इस भाले के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें ब्लेड नहीं था। ये किसी छड़ या लाठी जैसा दिखता था और लियोनेल को तब तक हैरानी होती रही जब तक उसे पता नहीं चला कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसकी क्षमताओं के कारण लियोनेल के पास जितने भी स्टार एलिमेंटल डोमेन भाले थे, उनमें से उसने इसी से शुरुआत करना चुना। जैसे ही आत्मा का निर्माण होना शुरू हुआ, आसपास के वातावरण में स्टार फोर्स का प्रभाव बढ़ने लगा। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूम रहा था। हर चक्कर के साथ उसकी गति और तेज होती जा रही थी और लियोनेल की नजरें तेज होती जा रही थीं और उसकी आत्मा और भी दृढ़ होती जा रही थी। धात्विक नीले रंग के स्टार फोर्स के पहिए लियोनेल के भाले के चाप का अनुसरण कर रहे थे। स्टार डोमेन। नीले रंग का स्टार फोर्स उछला, लियोनेल के क्रिस्टल लाल भाले से टकराया और अचानक एक चमकदार रूबी रंग की ओर चमक उठा। उस क्षण भाले के ब्लेड ने अचानक एक जीवंत लाल रंग प्राप्त कर लिया। लियोनेल के इथेरियल ग्लैबेला के भीतर उसका भाला बल भ्रूण कांप उठा। ब्लेडों के टकराने की तेज आवाज लियोनेल के चारों ओर फैलने लगी, उसकी हल्की बैंगनी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। लाल ऊर्जा का वह ब्लेड असली ब्लेड से कुछ अलग नहीं लग रहा था। उसने आसपास की हवा को हिला दिया, एक पारदर्शी चमक के साथ चमक रहा था जिससे एक अद्भुत शक्ति निकल रही थी। हालांकि उसकी भव्यता ब्लेडों के आपस में टकराने की लगातार बढ़ती ध्वनि से फीकी पड़ गई। एक प्रबल शक्ति लियोनेल के चारों ओर घूम रही थी और शक्ति का एक बढ़ता हुआ गुंबद बन रहा था जिसने उसे और अंततः उसके सामने खड़ी आत्मा को भी अपने घेरे में ले लिया। स्पीयर डोमेन वंशावली कारक का क्या अर्थ था? इस पूरे समय लियोनेल ने भाले वाले पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। हालांकि इसी वजह से वह अपने हाथ के सबसे शक्तिशाली पत्तों में से एक को नजरअंदाज कर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे यादों का टकराव आखिरकार एक साथ मिलकर एक हो रहा था और एक पूरी तस्वीर बन रही थी जिसे लियोनेल अब तक पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। उस दिन उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया गया। उस दिन उसने पहली बार आदिम चेतना पर अधिकार कर लिया। उस दिन उसने सार्वभौमिक शक्ति के वास्तविक रूप को छुआ जिससे वह राजा के मार्ग पर आगे बढ़ सका। उस दिन उसे अंततः एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक राजा बनने के लिए बना था। डोमेन क्या था? स्पीयर डोमेन वंश कारक क्या था? लियोनेल की निगाहों में एक उदासीन चमक झलक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका भाला हाथ में एक सुंदर चाप में घूम रहा था। उसका भाला बल भ्रूण लगातार और भी ज्यादा कांपता रहा। उसका आकार बढ़ता गया, बड़ा और ज्यादा प्रमुख होता गया। अंततः वह इतना बड़ा हो गया कि लियोनेल के आसपास के वातावरण में दिखाई देने लगा। उसके माथे पर एक सुनहरे भाले का निशान उभर आया। उसकी उपस्थिति को खराब करने के बजाय इसने उसे एक रहस्यमय विदेशी वातावरण प्रदान किया जो नशे की सीमा पर था। जैसे जैसे लियोनेल उस आत्मा से टकराया, भाले का निशान और भी गहरा होता गया। उसके कदम इतने स्थिर और वार इतने सटीक थे कि वह मजबूत आत्मा एक कदम पीछे हट गई और उसका भाला लियोनेल के भाले से टकराकर दूर जा गिरा। लियोनेल ने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसका भाला घूम रहा था। नीले स्टार फोर्स के भंवर अस्तित्व में आए जिससे एक दूसरा ब्लेड बना जिसने आत्मा पर वार किया। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। जल्दी से संभलते हुए आत्मा ने अपने भाले के बल से उसे रोक दिया। हालांकि लियोनेल मूर्ख नहीं बना। वह आत्मा के असंतुलन को लगभग महसूस कर सकता था जिससे उसने सहज रूप से उसके दाहिनी ओर थोड़ा और दबाव डाला। आत्मा के कदम लड़खड़ा गए। स्पष्टतः वह उतनी उबर नहीं पाई थी जितनी उसे लग रही थी। लियोनेल का भाला रुका नहीं।
तीसरी बार घूमते ही आत्मा का सिर हवा में उछल गया, बिना किसी आवाज के लाल रंग का एक चाप हवा में फैल गया। आत्मा प्रकाश के कणों में विलीन हो गई, लियोनेल के शरीर में समा गई और एक बार फिर अपना भार बढ़ा लिया। लियोनेल की नजरें संकुचित हो गईं और वह गहरी, स्थिर सांसें लेने लगा। हर बार जब वह किसी भाले में महारत हासिल कर लेता, तो जो कुछ भी सीखता, उसे बाद में इस्तेमाल के लिए अपने सपनों की दुनिया में रख लेता। लेकिन इससे न केवल उसके दिमाग पर बोझ बढ़ गया, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता धीमी हो गई, बल्कि उसके भाले के क्षेत्र की वंशावली के वास्तविक स्वरूप की भी उपेक्षा हो गई। उसका भाला बल भ्रूण बिल्कुल नहीं था। यह एक भाला क्षेत्र भ्रूण था। इसका उद्देश्य भाले के बारे में लियोनेल की समझ को संग्रहित करना था और उसे एक अनोखे रास्ते में ढालना था जो उसके मालिक के साथ मेल खा सके। स्पीयर डोमेन के सभी मालिकों में से व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई नहीं था जिसने एक साथ इतने सारे भालों में व्यवस्थित रूप से महारत हासिल की हो। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास स्पीयर डोमेन वंशानुक्रम कारक था, जो अपने जीवन में एक दिन भी इस विरासत को नहीं छूते थे। फिर भी लियोनेल के मन में भाला चलाने वाले कई महारथियों की कल्पनाएं थीं, लेकिन उन्हें अपने इच्छित ढंग से इस्तेमाल करने के बजाय उसने भाला क्षेत्र वंश कारक को अपनी छवि में ढालने की कोशिश की। स्पीयर डोमेन का क्या मतलब था? यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत भाले का उल्लेख कर रहा था, तो ये किसी तत्व या प्रतिबंध से संबंधित शक्ति का एक संकीर्ण मार्ग था। यदि कोई हेरिटेज का उल्लेख कर रहा है, तो यह अतीत के भाला विशाल महारथियों का कब्रिस्तान है, जो कभी यहाँ रहने वाले महान लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है। और अगर कोई वंश परंपरा की बात कर रहा था, तो ये पूर्ण नियंत्रण, विश्वास और राजत्व का क्षेत्र था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां भाले पर नाजुक और कुशल नियंत्रण की मांग की जाती थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां भाला सर्वशक्तिमान था और सभी को उसके आगे घुटने टेकने पड़ते थे। उन चंद सेकंडों में लियोनेल अपने भाला क्षेत्र भ्रूण को बस कुछ ही निचले स्तर की चेतनाओं से भर पाया था और उसे अभी उन सभी भालों से भरना बाकी था जिनमें उसे महारत हासिल थी, जिनकी संख्या हजारों में थी। फिर भी उसके युद्ध कौशल में आया ये बदलाव दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। मैं समझता हूँ, मुझे अपने भाला क्षेत्र भ्रूण को भाले की सभी विधाओं से यूं ही नहीं भरना है। मुझे बस उन भालों को चुनना है जो मेरी युद्ध क्षमता से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं और उन्हें और सिर्फ उन भालों को अपने भाला क्षेत्र भ्रूण के साथ मिला देना है जिससे वह सचमुच मेरा अपना बन जाए। यही भाला क्षेत्र वंश कारक की असली ताकत है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं इसे और मजबूत बनाता हूँ, मेरे लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ दूसरों के लिए है। दूसरों के पास भाला क्षेत्र के भ्रूण को धारण करने की क्षमता वाला दिमाग नहीं होता, जिसमें भाला चलाने की अनगिनत विधाएं हों। इसलिए उन्हें बेहद चयनात्मक होना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग काफी मजबूत है। लियोनेल को आखिरकार समझ आ गई थी। यहीं पर अनुभूति और गणना का मिलन हुआ और वे एक हो गए। उसे अपने शरीर पर किसी का कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। शुरू से ही उसका वंश तत्व इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह खुद ही सारा एहसास ले ले। वह शुरू से ही उसके साथ एकाकार था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह कोई परीक्षा दे रहा हो जिसके लिए उसने खूब पढ़ाई की थी, लेकिन निर्णायक क्षण में भूल गया था कि उस ज्ञान को कैसे लागू करना है। पर अब लियोनेल आगे बढ़ा, उसके माथे का निशान हर पल और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी चमक ऐसी थी मानो सामने वाले तारे को भी मात देने पर आमादा हो। सब कुछ के साथ मिल जाओ। अल्पविराम। हम। एक युवक रुक गया। जिस आत्मा को उसने अपनी तलवार से गिराया था, वह प्रकाश के कणों में बदल गई जो उसके शरीर के साथ मिल गई। उसका स्वभाव बहुत ही अनोखा था। उसकी आंखों में एक ऐसा सितारा था जो औरतों को मदहोश कर देता था। उसकी गहरी काली पुतलियां अपनी ही रोशनी से टिमटिमा रही थीं। उसके लंबे, घने काले बाल थे जो बस आखिरी सिरे पर बंधे थे। इससे उसके बाल मानो पानी की एक धारा की तरह लग रहे थे। हालांकि इस युवक के बारे में शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात दो बातें थीं। पहली अंगूठी एक अजीब तरह से परिचित अंगूठी थी जो उसकी उंगली में देखी जा सकती थी। दूसरा, उसके माथे पर बना हुआ चमकीला तलवार का निशान था। युवक की तलवार उसके हाथ में हल्की सी मुड़ गई। उसकी धार का सपाट हिस्सा दूर से आती सूर्य की नीली किरणों को पकड़ रहा था और पारदर्शी चमक के साथ चमक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस तरफ क्यों देखा था, बस कुछ जाना पहचाना सा एहसास था। वो क्या था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिज्ञासु। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, उसके कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन उसकी असली गति दसियों मीटर प्रति सेकंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सहजता से आगे बढ़ रहा हो।
उसकी तलवार लगातार उसके हाथों में कंपन कर रही थी, लगभग उसके हाथ से छूटने को आतुर। हाँ, वह अब अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। काफी समय हो गया जब से मैं, तलवार देवता, किसी ऐसी चीज से मिला हूं जिसने मेरी तलवार को प्यासा बना दिया हो। तलवार देवता, जाहिर है, उसका नाम नहीं था। असल में ये नाम उसके आसपास भी नहीं था। सच तो ये था कि दूसरों ने भी उसे यह नाम नहीं दिया था, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था। उसने खुद ही यह नाम रखा था। अगर मामले की असली जड़ तक और गहराई से जाया जाए तो कोई भी उसे जानता तक नहीं था। जब ये सब हास्य फीका पड़ गया तो जो लोग ये समझ गए थे कि आयामी छंद की सबसे मजबूत शक्तियां कैसे काम करती हैं, वे अपने स्वयं के गंभीर भावों में डूब गए और इस युवक की ओर अहंकार से देखने लगे जो अत्यंत गंभीरता के साथ आसमान में छेद कर सकता था। सही परिप्रेक्ष्य में कहें तो भले ही कोई उच्चतर आयाम की दुनिया में पैदा हुआ हो, सभी की शुरुआत तीसरे आयाम से ही होगी। हालांकि अगर कोई यह सोचे कि इससे सभी समान हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में होंगे। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल अपनी क्षमता से ज्यादा मुक्का मारने में सक्षम था क्योंकि उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं मिलकर उसे ऐसा परिणाम दिला रही थीं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। सरल शब्दों में कहें तो लियोनेल एक ऐसा प्याला था जिसे सातवें आयाम तक भरा जा सकता था, लेकिन उसमें सिर्फ उतना ही पानी था जो तीसरे आयाम के बराबर हो। लबालब भरे प्याले और इतनी जगह वाले प्याले में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर लियोनेल अपने प्याले को लेकर काफी आक्रामक होता तो वह अपनी ताकत बनाने वाले पानी को हिला हिलाकर उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता था जहां तक उसे पहुंचना ही नहीं चाहिए। हालांकि यदि कोई छोटा कप लेकर ऐसा करने की कोशिश करता तो उसका पानी फैल जाता और बर्बाद हो जाता। ये सब अब क्यों जरूरी था? यह इसलिए जरूरी था क्योंकि परिवार की ताकत के आधार पर एक युवा को एक खास स्तर की ताकत हासिल करनी होती थी, तभी वह दुनिया छोड़कर दुनिया का अनुभव कर सकता था। परिवार या संगठन जितना मजबूत होगा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को उतना ही मजबूत होना होगा। ये युवक पहले से ही छठे आयाम में था, और फिर भी वह न केवल इतना अहंकारी था कि खुद को तलवार देवता कहता था, बल्कि दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान भी था। तो सवाल ये था, उसके संगठन को कितना मजबूत होना चाहिए था ये सोचने के लिए कि केवल छठा आयाम ही इतना सभ्य था कि अंततः उसे बाहर जाने दिया जा सके। संभवतः बहुत समय नहीं बीता होगा जब तलवार देवता अमेरी का नाम दूर दूर तक जाना जाने लगा। अल्पविराम। लियोनेल गहरी सांसें लेते हुए आगे बढ़ता रहा। दुर्भाग्य से उसकी हालिया सफलता उसकी पिछली थकान को कम करने में ज्यादा कारगर नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी लड़ाइयां ज्यादा प्रभावी होती गईं और ऊर्जा कम बर्बाद होती गई, उनके बीच का अंतराल उसकी रिकवरी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता गया। अगर लड़ाइयां ज्यादा मुश्किल न होती तो शायद वह पहले ही सांस ले पाता। हालांकि लियोनेल आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे वह अपनी समझ को अपने स्पीयर डोमेन एम्ब्रियो में एकीकृत करता गया, उसकी युद्ध क्षमता बढ़ती गई, लेकिन उसे यह भी अच्छी तरह पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। इस दर पर, यदि सड़क वास्तव में उतनी ही अंतहीन थी जितनी कि वह प्रतीत होती थी और न कि केवल उसकी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए एक भ्रम थी, तो आधे रास्ते तक पहुंचने तक वह व्यावहारिक रूप से एक पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा। लियोनेल पहले से ही अपने से दोगुना भारी महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि वह दोहरे गुरुत्वाकर्षण से जूझ रहा था। इसके अलावा हर गुजरती लड़ाई के साथ यह और भी बदतर होता जा रहा था। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल को लगा कि उसकी प्रगति के साथ लंबे समय तक जारी रहना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि बुरी खबर यह थी कि उसे यकीन था कि वह अंततः अपनी सीमा तक पहुंच ही जाएगा। हालांकि लियोनेल वही गलती नहीं दोहराएगा। उसे आखिरी पल तक इंतजार करने और किसी और सफलता की उम्मीद और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने लिए प्रगति का एक ऐसा रास्ता सोचना था जिससे सुधार की गारंटी हो। उसे यह मानकर चलना था कि वह सालों तक यहीं अटका रहेगा और उसी के अनुसार काम करना था। लियोनेल का सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुका, उसका खाली हाथ ऊपर उठा और उसके ऊपर स्टार फोर्स की एक परत चढ़ गई जिससे फोर्सकिन बन गई। मजबूत पकड़ के साथ उसने आत्मा के भाले को पकड़ लिया और उसी समय अपने खाली हाथ से आगे की ओर वार किया। कुछ ही क्षणों बाद लियोनेल का शरीर थोड़ा भारी हो गया और वह आगे बढ़ने लगा। उनके कदमों से उन्हें युद्धों के बीच अधिकतम समय मिल जाता था, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता था और वे सोचते भी रह सकते थे। सुधार के लिए उनके सर्वोत्तम विकल्प थे स्टार एलिमेंटल मैजार्ट्स, स्पीयर डोमेन के भीतर अधिक भालों में निपुणता प्राप्त करना, तथा तीसरा यूनिवर्सल फोर्स।
अगर स्टार फोर्स के अलावा कोई एक फोर्स थी जो इस जगह पर अब भी ठीक से काम कर रही थी, तो वो थी यूनिवर्सल फोर्स। अगर ये फोर्स न होती तो लियोनेल इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आखिरकार यूनिवर्सल फोर्स ही एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से वो अपने डायमेंशनल लेवल से ऊपर की लड़ाई लड़ पाया। वर्तमान लियोनेल इसका इतनी बार और इतनी सहजता से इस्तेमाल करता था कि अब वह सचेत रूप से इसके बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन विडंबना यह है कि इसी वजह से इसे नज़रअंदाज भी किया जाने लगा। मज़ेदार बात यह है कि लियोनेल को खुद पर ड्रीम पाथ का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। दिलचस्प बात है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे भूख या थकान का एहसास नहीं हुआ। क्या यह उस स्टार फोर्स की वजह से है जो मेरे शरीर में बार बार प्रवेश करती रहती है? अगर लियोनेल को इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहने का कोई एक गम होता तो वह यही होता कि वह न तो खा पाता था और न ही सो पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि उसे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं होता। लियोनेल को जब यह एहसास हुआ तो उसने अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह पहले से ही ऐसा कर रहा था, लेकिन ज्यादातर वह अपने वजन पर नजर रखता था। अब हालांकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह रहस्यमयी स्टार फोर्स उसके साथ क्या कर रही है। हालांकि वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि जवाब था कुछ भी नहीं। नीली तारा शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके मांस और हड्डियों में विलीन होने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद कोई आश्चर्यजनक क्रियाविधि नहीं हुई, कोई सूक्ष्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई छिपा हुआ खतरा या लाभ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह बस विलीन हो गई और गायब हो गई। दिलचस्प, लियोनेल के शरीर का अगर कोई हिस्सा पूरी तरह से अछूता था तो वह थी उसकी दाहिनी किडनी। वह एक पॉलिश किए हुए सुनहरे लाल क्रिस्टल की तरह चमक रही थी, एक गैसीय ऊर्जा के साथ घूम रही थी जो मानो चटक सुनहरी और लाल रोशनी से जलते हुए धुएं जैसी लग रही थी। जब भी ब्लू स्टार फोर्स उसकी इस किडनी के साथ जुड़ने की कोशिश करती वह नष्ट हो जाती। सच तो यह है कि लियोनेल का वर्तमान शरीर सिर्फ एक किडनी पर ही काम कर रहा था, क्योंकि वह अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स को अपनी मर्जी से घूमने की इजाजत नहीं दे पा रहा था। अगर ऐसा होता तो उसे अभी अपने लिए एक कलश तैयार कर लेना चाहिए था, क्योंकि राख के अलावा कुछ नहीं बचता। अब भी लियोनेल को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि वह इस समय नीली स्टार फोर्स से निपटने के लिए उसे अपने शरीर के आर पार जाने दे। ये बदलाव उसके लिए उपयुक्त नहीं था, खासकर तब जब लियोनेल को अब यकीन नहीं था कि नीली स्टार फोर्स उसे नुकसान पहुंचा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह नीली स्टार फोर्स उसे और भी भारी बना रही थी, लेकिन साथ ही यही वजह थी कि उसे भोजन या आराम की जरूरत नहीं थी। ये दो ऐसी क्षमताएं थीं जो इस परीक्षण को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी थीं। शायद लियोनेल को अचानक कुछ ऐसा ख्याल आया जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पृथ्वी पर, खासकर तकनीकी रूप से कम उन्नत युगों में, सब कुछ सूर्य पर निर्भर था। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती थी। शाकाहारी जीव अपनी ऊर्जा के लिए इन पौधों का सेवन करते थे और फिर सर्वाहारी और मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों का सेवन करते थे। जीवन चक्र इसी तरह चलता था। जीवन के लिए आवश्यक सभी मूलभूत ऊर्जाएं सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं। जब पृथ्वी का विकास जारी रहा और उसने स्वयं कुछ ऊर्जाएं उत्पन्न करना शुरू किया, तब भी क्या वह सचमुच सूर्य पर निर्भर थी? 25वीं सदी की पृथ्वी पर भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत परमाणु सम्मेलन ही था, वही प्रक्रिया जिस पर सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए निर्भर था। पृथ्वी जब आत्मनिर्भर होने लगी तब भी वह केवल उन कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास कर रही थी जो एक तारा स्वाभाविक रूप से कर सकता था। जब लियोनेल ने स्टार फोर्स के बारे में सोचा तो उन्होंने इसकी कई क्षमताओं के बारे में सोचा। उसने इसकी शुद्धि और सफाई की क्षमताओं के बारे में सोचा। उसने इसके भार और वजन के बारे में सोचा। हालांकि उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि इसका मूल स्वरूप क्या है। एक शक्ति स्रोत। उस पल अचानक उसे समझ आया। आखिर उसे थकान या भूख क्यों नहीं लग रही थी? असली सवाल ये था कि जब उसका शरीर ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से संतृप्त हो रहा था तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे ये सब महसूस होना चाहिए। इतने ही दिनों में दूसरी बार लियोनेल का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। तो मैं स्टार फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर इसका मूल उपयोग ऊर्जा के रूप में है तो मैं अभी भी इतनी जोर से सांस क्यों ले रहा हूं? लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो सकता है कि डायमेंशनल क्लींस का निर्माता उतना कमीना न हो जितना उसने सोचा था। या तो यही बात थी, या फिर वह लियोनेल के अनुमान से भी ज्यादा बुरा था।